दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं का हिंदी ट्रांसलेशन जो कि किया है कानन झिंगन जी ने। और बुक का नाम है कुमाऊं के नरभक्षी, जिसे पब्लिश किया है साहित्यिका इंडियन पब्लिकेशंस ने, जो कि है दिल्ली 6 में। हमारी अगली कहानी है पीपल पानी टाइगर। उसका जन्म ऊंचे पर्वतों की तलहटी में दूर तक जाती हुई एक खड्ड में हुआ था। वो 3 जन के परिवार में से एक था। इसके अतिरिक्त उसके पूर्व इतिहास के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो लगभग 1 साल का था। नवंबर की एक सुबह मैं चीतल की पुकार से आकर्षित होकर उस दिशा में निकला तो पीपल पानी नाम से प्रसिद्ध एक जलधारा के रेतीले किनारे पर मुझे उसके पैरों के निशान मिले। मैंने पहले सोचा कि वो अपनी माँ से बिछड़कर रास्ता भटक गया है। जब कई हफ्तों तक जंगल के पशुओं द्वारा बनाए गए मार्ग पर एक ही बाघ के पैरों के निशान दिखे तो मैंने निष्कर्ष निकाला कि पशुओं की प्रजनन ऋतु आने वाली है। यह उसके एकाकी होने का पर्याप्त कारण है। कभी कभी ईर्ष्या के कारण बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। माँ संतान को बचाने के लिए अपने को कुर्बान कर देती है तो किसी समय बच्चों को भटकना पड़ता है। वन के पशुओं का यही भाग्य होता है। शायद इन ब्रीडिंग से बचाने के लिए प्रकृति का यही नियम है। बाघ का यह बच्चा शीत ऋतु में छोटे छोटे सुअर, कभी चीतल, कभी काकड़, इनको भोजन बनाकर जीता है। उसका निवास बिना कारण काट के गिराए गए पेड़ होते हैं जिन्हें शाही ने खोखला कर दिया होता है। वहीं पर अपने शिकार को लाकर रखता है। जब दिन ठंडे होते हैं तो वो तेंदुए की भांति धूप सेकता है। जनवरी के अंतिम दिनों में ही मैं बाघ के बच्चे को पास से देख पाया। एक शाम मैं यूं ही टहलने के लिए बाहर निकला। मेरे मन में कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। चलते चलते मैंने देखा कि एक कौआ जमीन से उड़कर पेड़ की शाखा पर आ बैठा और अपनी चोंच को लकड़ी पर पोंछने लगा। मुझे जंगल में कौए, गिद्ध और मुटरी यानी कि मैगपाई, एक सफेद काले पंखों, लंबी पूंछ और कर्कश आवाज निकालने वाला पक्षी जिसे चमकीली छोटी चीजें इकट्ठा करने के लिए जाना जाता है, बहुत आकर्षित करते हैं। मैंने भारत और अफ्रीका में इनकी सहायता से बाघ के बहुत से शिकारों को खोजा है। दोस्तों, अफ्रीका में बाघ के शिकारों को नहीं खोजा होगा, लायन के शिकारों को खोजा होगा। इस प्रसंग में कौवे ने पिछली रात मारे गए एक चीतल तक पहुंचने का मार्ग दिखा दिया। एक चीतल को मारकर आधा खा लिया गया था। उस रास्ते से गुजरते हुए कुछ लोगों ने उसको काटकर शेष हड्डियों को दूर हटा दिया था। वहीं पर रक्त जम गया था जिसे कौवे ने अपना भोजन बनाया था। उस स्थान पर कोई घनी झाड़ियां भी नहीं थीं, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि सड़क के पास चीतल को आधा खाकर वो पशु उसे कहीं छुपा भी नहीं पाया तो वो यहाँ दोबारा अवश्य आएगा ही। फिर उसने तो ये देखा भी नहीं कि उसके शिकार को हटा दिया गया है। मैंने निर्णय लिया कि मैं आलू बुखारे के पेड़ पर जहां तक हो सकेगा अपने आराम की जगह बनाकर उसकी प्रतीक्षा करूंगा। जंगल में गंध का महत्व पशुओं, पक्षियों और मनुष्यों के लिए बहुत अधिक है। गंध के लिए भूमि पर रक्त सिक्त मिट्टी होती है। इस बात का साक्षी एक मूंछों वाला जंगली सुअर था। वो पिछले 10 मिनट से चुपचाप घूम रहा था, फिर अचानक स्थिर हो गया। उसे हवा में रक्त की गंध आने लगी थी। उसका थूथन ऊपर की ओर हो गया। वो अपने थूथन से ऐसा काम ले रहा था जैसा कोई और पशु कर ही नहीं सकता था। वो उस अंग से इतना ज्ञान अर्जित कर लेता है जितना मैं आज तक प्राप्त नहीं कर सका। जमीन पर मुझे किसी हिंसक पशु के पैरों के निशान नहीं मिले, परंतु सुअर के काम करने का तरीका ही अलग था। वो कभी दाईं ओर जाता, फिर वायु को महसूस करता, फिर बाईं ओर, फिर वायु की दिशा की ओर। ये कवायद करता हुआ वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा था। इससे मुझे भी आभास हुआ कि चीतल किसी बाघ का शिकार बना रहा था। एक बार और सुअर ने चक्कर लगाया कि कुछ खाने के लिए बचा है या नहीं, फिर अंत में धीरे धीरे लौट गया, मेरी नजरों से दूर। अब 2 चीतल दिखाई दिए। वो सीधे खून से सनी जमीन की ओर चले गए। इसी से प्रमाणित हुआ कि वो पिछली रात के हादसे के साक्षी थे। बार बार भूमि को सूंघकर थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाते। इस प्रकार से अपनी जिज्ञासा को शांत करके वो जिस दिशा से आए थे उसी ओर चले गए। जिज्ञासा केवल मनुष्यों का एकाधिकार नहीं होता, पशु भी इसी भाव के कारण अपने जीवन को असमय खो देते हैं। एक कुत्ता किसी छाया को देखकर अपने घर का बरामदा छोड़कर भौंकने लगता है। हिरण
घास का गुच्छा खोजने के लिए अपने समूह को छोड़कर निकल आता है और बाहर प्रतीक्षा करते हुए तेंदुए का ग्रास बन जाता है। सूर्य शीत ऋतु की सीमा को छूने वाला था। एक पशु दो झाड़ियों के बीच से निकलकर मेरे पेड़ से 30 गज के फासले पर आ गया। मेरे पास वाली झाड़ी तक आकर दाएं बाएं देखे बिना बाहर आ गया। बाघ का बच्चा ठीक उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसने चीतल को बहुत धैर्य से प्रतीक्षा के बाद मारा था। उसकी आशा भरी दृष्टि अपने शिकार को ना पाकर कैसे निराशा में बदल गई। हड्डियों के टुकड़े और जमे हुए खून को छोड़कर उसके ध्यान का केंद्र पेड़ की जड़ पर कसाई के ब्लॉक की तरह की लकड़ी बन गया। उस पर मांस के कुछ छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए थे। जंगल में राइफल लिए हुए मेरी तरह के बहुत से लोग हो सकते हैं। यदि उसे एक बाघ के रूप में विकसित होना है तो उसे सीखना पड़ेगा कि दिन के प्रकाश में अपने शिकार तक लापरवाही से पहुंचना खतरनाक है। मेरा एक शॉट और धूल उसे आगाह करने के लिए काफी होता। ज्यों ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, मेरी गोली कठोर लकड़ी में जा लगी, उसकी नाक से 1 इंच ऊपर। उसके बाद के वर्षों में उसने केवल एक बार इस पाठ को भुलाया था। शीत ऋतु में मैंने कई बार उसको देखा। अब उसके कान उतने बड़े नहीं लगते थे। अब बचपन के बाल गहरे पीले रंग में बदल गए थे, जिन पर धारियों के निशान साफ नजर आने लगे थे। पेड़ की जड़ पर बनी खाली जगह पर जब वास्तविक अधिकारियों 2 तेंदुओं ने कब्जा कर लिया था, छोटे बाघ ने तलहटी को घेरे हुए घनी झाड़ियों में अपना घर बना लिया था। उसमें भोजन के लिए छोटा सांभर भी जुड़ गया था। अगली शीत ऋतु में जब मैं नीचे उतरा तो मुझे ना तो किसी पशुपथ पर बाघ के निशान मिले, ना ही किसी जल के स्थान पर। कई हफ्तों तक उसे ना देख पाने पर मैंने सोच लिया कि बाघ ये वन छोड़कर कहीं खेतों की ओर जा बसा है। फिर एक सुबह उसकी अनुपस्थिति का कारण मिला। बाघ के पैरों के निशान के बराबर में छोटे और लंबे निशान थे। उसने अपनी साथिन को खोज लिया था। मैं एक सुबह वहां के रहने वाले एक पशु सीरो को खोजने तलहटी पर गया। रास्ते में मुझे एक गिद्ध दिखाई दिया। वो साल के पेड़ के नीचे एक सूखी टहनी पर बैठा था। पक्षी की पीठ मेरी ओर थी। उसके सामने की ओर झाड़ियां और घना जंगल था। ओस से गीली जमीन पर मैं बिना पत्तों के शोर के आगे बढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। झाड़ियों के ऊपर सींग दिखाई दिया। हिरण जीवित हो तो कभी इस स्थिति में झाड़ी के ऊपर नहीं दिखता। एक सुविधाजनक चट्टान घास और काई से ढकी थी। मेरे रबर सोल के जूतों ने मुझे बिना आवाज के ऊपर जाने दिया। मैं सीधा चल पड़ा तो मुझे सांभर का पूरा दृश्य देखने को मिला। उसका पिछला हिस्सा खाया जा चुका था। उसके दोनों ओर बाघ और बाघिन सोए हुए थे। मेरे लिए उनको लक्ष्य बनाना कठिन नहीं था, पर तभी ऊपर पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ मौन दर्शक गिद्ध फड़फड़ाता हुआ झाड़ी की ओर आया, पेड़ से लटकती हुई लता से टकराया और धड़ाम से नीचे गिरा। बाघिन उठ खड़ी हुई और सांभर और अपने साथी बाघ के ऊपर से छलांग लगाकर जंगल में गायब हो गई। बाघ भी तुरंत उठा। उस समय एक शॉट संभव था, परंतु वो जोखिम भरा काम था, क्योंकि आगे घना जंगल था और घायल पशु को जंगल में सारे लाभ मिल जाते हैं। जिन लोगों ने कभी ये रास्ता नहीं अपना कर देखा, उनसे मेरा सुझाव है कि वो कोशिश करके देखें। बाघ और तेंदुए का पीछा करके उसके शिकार के आसपास या पेड़ पर बैठकर उनको शूट करने का खेल शिकारी के लिए सबसे रुचिकर है। खैर, इस खेल में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि यदि जानवर एकदम मारा नहीं गया तो परेशानी होने की पूरी संभावना है। 1 सप्ताह बाद बाघ ने फिर एकाकी जीवन जीना शुरू कर दिया। उसके स्वभाव में एक परिवर्तन आ गया था। अब उस पर अपने शिकार के पास मेरे आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। उसके साथिन के जाने के बाद उसका पीछा करने पर मुझे उसने स्पष्ट रूप से समझा दिया था कि अब और छूट नहीं मिलेगी। उसकी क्रुद्ध गुर्राहट सुनकर ही भयावह स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। मार्च के शुरू में उसने पहला शिकार मारा था। मैं एक शाम तलहटी के पास था जब भैंसे की दर्द भरी चीत्कार सुनी। उसी में मिली हुई बाघ की गुस्से से भरी हुई हुंकार जो पूरे वन क्षेत्र में गूंज उठी थी। मैंने आवाज की दिशा का पीछा किया। वो 600 गज आगे एक खड्डे में से आ रही थी। मार्ग में बहुत अवरोध थे। सबसे अधिक खतरा था ढीली चट्टानों का, कटीली झाड़ियों का, और जब मैं सीधी चढ़ाई पर घुटनों के बल रेंग कर वहां पहुंचा तो भैंसे का संघर्ष समाप्त हो चुका था और बाघ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं 1 घंटे तक राइफल के घोड़े पर अंगुली रखकर बैठा रहा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अगली सुबह चट्टान पर चढ़कर देखा, भैंसा कल की भांति वैसा ही पड़ा हुआ था। वहां की नर्म जमीन टूट टूट कर कट सी गई थी।
कहीं भैंसे के खुर तो कहीं बाघ के पंजों के निशान। ये बता रहे थे कि यहाँ भयानक संघर्ष हुआ था। भैंसा जब तक पंगु नहीं हो गया था, उसने लड़ना नहीं छोड़ा था, तब बाघ ने उसे नीचे खींच लिया। ये युद्ध 15 से 20 मिनट तक चला होगा। बाघ के पैरों के निशान पूरी खड्ड में इधर से उधर फैले थे। उनको देखते देखते मैं आगे बढ़ता गया। मुझे एक चट्टान पर रक्त के धब्बे मिले। 100 गज आगे बढ़ा तो गिरे हुए वृक्ष की शाखाओं पर फिर खून मिला। बाघ के सिर पर भैंसे का सींग चुभा था। वो घाव इतना गहरा था कि उसकी अपने शिकार में कोई रुचि नहीं रही और वो वहां से चला गया। फिर वहां पर वापस लौटा ही नहीं। 3 साल बाद वो वापस लौटा। किशोरावस्था में सीखा हुआ पाठ वो भूल चुका था। वो अपने नए शिकार की ओर लौटा। वहां पर जमींदार और उसके किराएदार बैठे थे। उनकी गोली उसके कंधे पर लगी। उन लोगों ने उसका पीछा नहीं किया। 36 घंटे बाद वो लौटा तो उसका कंधा मक्खियों से भरा हुआ था। वहां की हड्डी टूटी हुई थी। इंस्पेक्शन बंगले के आंगन से वो लंगड़ाता हुआ चल रहा था। वहां के निवासी दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे और वो एक गोदाम में घुसा, वहीं रुक गया। 24 घंटे बाद लोगों के शोर से वो परेशान हो गया और बाहर चला गया। गेट से बाहर निकलकर वो गांव के निचले हिस्से में गया। वहां एक भैंस मर गई थी। कुछ दिन वहां रुका रहा, पेट भर सिंचाई का पानी पीता रहा। जब हम 2 महीनों बाद पहाड़ों से नीचे आए तो बाघ छोटे छोटे पशुओं, बकरियों, भेड़ों, बछड़ों, इनको खाकर जी रहा था। ये पशु उसे गांव की सीमा पर मिल जाते थे। मार्च तक उसके घाव भर गए थे, फिर भी उसका दायां पांव अंदर की ओर मुड़ गया था। वन की ओर लौटते समय जहां उसको घायल किया गया था, उसने गांव के पशुओं पर कहर ढाया था। एक बार भोजन के लिए वो एक पशु की हत्या करता था। इस प्रकार उसने 5 गुना ज्यादा जानवरों को शिकार बनाया था। जिस जमींदार ने उसे घायल किया था, सबसे अधिक जानवर उसी के मारे गए थे। आने वाले वर्षों में वो और भी विशाल आकार का हो गया था। उसकी प्रसिद्धि उसी के अनुरूप फैलती जा रही थी। उसको पकड़ने के लिए बहुत से शिकारी प्रयास कर चुके थे। मेरे पास केवल 1 सप्ताह था। उसके बाद मुझे एक काम के लिए जाना था। वो कार्य पूर्व निश्चित था, अपरिहार्य था। खैर, मैंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा। चौथे दिन दोपहर को जब मैं अपनी खोज जारी रखने के लिए निकला तो मुझे एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा तेजी से जंगल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि तलहटी में बाघ गर्जना कर रहा है। वहां के सारे पशुओं में भगदड़ मच गई है। मैं भी उनके साथ हो लिया क्योंकि वो लड़का मुझे वो स्थान दिखाना चाहता था जहां उसने बाघ को देखा था। प्राय मैं राइफल लेकर जब भी निकलता हूं, अकेले जाना चाहता हूं क्योंकि तब चुपचाप बिना आवाज किए चलना आसान रहता है। तलहटी में पहुंचकर लड़के ने घनी झाड़ी की ओर इशारा किया। यहाँ पर पीपल पानी की धारा बह रही थी। उसके साथ साथ 100 गज तक चलने के बाद एक लगभग 24 फीट तक लंबा और उथला एक नाला था जो मेरी ओर से खुला था। दूसरी सीमा पर झाड़ियों से जुड़ा था। उसके पास ही एक वृक्ष था। यदि बाघ इसी रास्ते से आएगा तो झाड़ियों में से निकलते ही मुझे एक शॉट मिल सकता था। यहाँ मैंने निर्णय लिया। मैंने लड़के को अपने सिर के ऊपर की शिखा पर बैठाया, फिर उसको समझाया कि यदि वो बाघ को देखे तो अपने पैर से मुझे संकेत दे। मैंने पेड़ से पीठ टेक ली और बाघिन को आवाज दी। आप लोगों में से जिन्होंने मेरी तरह जंगल में बहुत साल गुजारे हैं, उनको यह बताना जरूरी नहीं कि अपने साथी की खोज में उसकी पुकार कैसी होती है। उसकी तीव्रता को शब्दों में बता पाना असंभव है। 3 दिन तक मैं राइफल के घोड़े पर अंगुली रखकर रेंगता रहा था, इसलिए मैं आश्वस्त था कि बाघ ने मेरी आवाज सुनकर दूर से उत्तर दिया। पुकार का जवाब आता जाता रहा। एक ओर से जंगल के राजा का आमंत्रण था, दूसरी ओर से खुशामद से भरी वशीभूत सी पुकार। 2 बार ऊपर खड़े लड़के ने संकेत दिया, परंतु मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सूर्य के अस्त होने से पूर्व वो अचानक प्रकट हुआ। तीव्र गति से झाड़ियों को पार करता हुआ आ रहा था। उथली खड्ड के बीच में से आकर वो दाईं ओर मुड़कर अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उस समय मैं राइफल उठा रहा था। मेरी आशा के विपरीत वो बहुत जल्दी आ गया था। मेरे शॉट का लक्ष्य अब उसका सिर था। मैं इतने पास से इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे समय मैंने पुरानी तकनीक का सहारा लिया। बहुत साल पहले सीखा यह तरीका कई बार सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जा चुका था। बाघ को चेताए बिना उसे एक जगह पर स्थिर हुआ देखकर मैंने प्रतीक्षा की। ज्यों ही उसने अपना पंजा संतुलित करके धीरे धीरे सिर उठाया तो उसकी छाती और गला पूरा दिखाई दिया। मैंने गोली चला दी। गोली के भारी प्रभाव से वो लड़खड़ा गया। उसने पैरों पर खड़ा होने के लिए काफी श्रम किया, फिर तेजी से जंगल की ओर भाग गया।
थोड़ी दूरी पर जाकर धमाके से गिर गया। इसी स्थान पर कुछ साल पहले चीतल की पुकार से आकर्षित होकर नवंबर में एक सुबह मैंने उसके पैरों के निशान देखे थे। बाद में मुझे पता चला कि वो भ्रम में शूट किया गया था। मुझे लगा था कि जिस घाव के कारण मैं उसे खतरनाक समझ रहा था वो तो ठीक हो चुका था। वास्तव में बंदूक की गोली के लेड ने उसकी सीधी बांह के अगले हिस्से की एक छोटी सी नस को काट दिया था। इस भव्य ट्रॉफी को पाकर मेरी खुशी में दुख भी मिश्रित था। वो 10 फीट 30 सेंटीमीटर का बाघ था। उसका कोट एकदम दोषहीन था। अब कभी जंगल के लोग उस तलहटी में दिल हिला देने पर गंभीर गर्जना नहीं सुन पाएंगे। अब कभी पशु मार्गों पर उसके परिचित पैरों के निशान मैं नहीं देख पाऊंगा, जिन पर मैं और वो 15 वर्ष चले थे। दोस्तों, एक कहानी खत्म हुई, लेकिन एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इसमें जो लास्ट सेंटेंस जिम कॉर्बेट जी ने लिखा है कि उसे मैंने भ्रम में शूट किया था, कि मुझे लगा था कि उसकी चोट, जमींदार लोग सुअर का शिकार करने के लिए आए थे एक्चुअली, और गलती से गोली चला दी थी जो इसके कंधे पे लगी थी, जिसको कि मेंशन किया जिम कॉर्बेट जी ने कि उसके कंधे के घाव में मक्खियां भिनभिना रही थी, और उन्हें लगा था कि ये घाव घातक साबित हो जाएगा और ये मैन ईटर बन जाएगा। उसको मैन ईटर बनने से रोकने के लिए उन्होंने मारने का निर्णय लिया था, और वही यहाँ पे मेंशन किया है कि उसको भ्रम में मार दिया। उसकी चोट ठीक हो रही थी। जिम कॉर्बेट जी ने बहुत सारे काम किए भलाई के, लोगों के लिए मैन ईटर मारे, लोगों की भलाई के भी काम करते थे। ज़मीन खरीद के उन्होंने लोगों को बसाया था। बाद में जब वो केन्या चले गए उनको पट्टे दिए थे। बहुत सारे अनगिनत भलाई के काम किए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आज है, जिसे कि पहले हैली नेशनल पार्क बनाया गया था, उनके और मिस्टर चैंपियन और कई लोगों के प्रयासों से बना था। बहुत सारे अच्छे काम थे, लेकिन कुछ जो काले अध्याय हैं, मैं दोनों का जिक्र करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोलता। मैं जिम कॉर्बेट जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जब सामने के सामने एक बात गलत आ रही है, उसको पॉइंट आउट करना मेरा फ़र्ज़ है। बैचलर ऑफ पवलगढ़ एक जग जाहिर काला अध्याय है जिम कॉर्बेट जी की जीवन काल का, जिसके बारे में उनकी बहुत बुराई हुई थी। ब्रिटिश मीडिया में भी छपा था। लंदन तक ये बात छपी थी कि उन्होंने मार दिया था, क्योंकि वो सक्षम थे, अंग्रेज थे, बड़े बड़े अधिकारियों से, यहाँ तक कि वायसराय जी से भी उनके अच्छे संबंध थे, तो उनको कोई कुछ कह नहीं पाता था। तो ट्रॉफी हंटिंग की थी बैचलर ऑफ पवलगढ़। सारे लोग जानते हैं कि कॉर्बेट साहब ने बैचलर ऑफ पवलगढ़ को ट्रॉफी हंटिंग के रूप में मारा था। मैंने पहले भी मेंशन किया है कि पीपल पानी टाइगर को भी उन्होंने ट्रॉफी हंटिंग के लिए मारा था, और अभी इस कहानी में ही जिक्र है। अभी यहाँ पे उन्होंने लिखा कि भ्रम के तौर पर मार दिया। उनको लगा था कि चोट गंभीर है, वो मैन ईटर बन जाएगा, लेकिन उस चक्कर में मार दिया। देखा तो चोट गंभीर नहीं थी, वो हील कर रही थी। लेकिन इसी कहानी में अभी आपने देखा कि जब वो अपनी साथिन को मिल गया था, मेट को मिल गया था, और जब वो गिद्ध उड़ा और गिद्ध की वजह से वो टाइगरस जंप करके भाग गई, उसके पहले कॉर्बेट साहब ने मेंशन किया है कि जहां मैं था वहां से शॉट नहीं मार सकता था। पहला एक मेंशन ये किया। तो शॉट मारने की जरूरत क्या थी, क्योंकि तब तक तो वो घायल नहीं हुआ था। जमींदार की गोली से जो मक्खियां पड़ी थी वो तब तक नहीं पड़ी थी। वो हट्टा कट्टा नौजवान टाइगर था जो कि मेट्स के साथ मेटिंग कर रहा था, तो शॉट मारने की जरूरत क्या थी। फिर आगे बढ़े, नजदीक जा रहे थे गोली मारने के लिए ही, लेकिन तभी गिद्ध की वजह से टाइगरस जम करके भाग गई। तो इन्होंने लिखा है इसी में बुक में कि एक शॉट तब भी संभव था, लेकिन वो रिस्की शॉट था। उसके बाद टाइगर घायल हो सकता था, और घायल टाइगर को जंगल में छोड़ देना बहुत खतरनाक होता है। यानी कि सेकंड शॉट भी वो, जब वो टाइगर, पीपल पानी टाइगर घायल नहीं था, तब भी कॉर्बेट साहब गोली मारने जा रहे थे। तो ये भी सीधे सीधे ट्रॉफी हंटिंग थी। और लास्ट लाइन देखिए लिखी हुई है, इस भव्य ट्रॉफी को पाकर मेरी खुशी में दुख भी मिश्रित था। कि मैं खुश भी था ट्रॉफी कि ये बहुत बड़ा भाग था, 10 फीट 3 से 30 सेंटीमीटर, यानी पीपल पानी टाइगर से बस 4 सेंटीमीटर छोटा था। पीपल यानी कि बैचलर ऑफ पवलगढ़ से बस 4 सेंटीमीटर छोटा था, यानी बहुत बड़ा टाइगर ये भी था। तो ये काला अध्याय है कॉर्बेट साहब के जीवन का, जिसको मैं समय समय पर मेंशन करता रहता हूँ। अच्छी बातें जितनी हैं वो भी मेंशन करता हूँ, कि जो हमने पढ़ा है कि वो पहले शिकारी थे, बाद में वो कंजर्वेशन की तरफ आ गए थे, पूरी तरह से उन्होंने शिकार को त्याग दिया था। ये कतई सच नहीं है। वो मैन ईटर्स को मारते थे, बीच बीच में शिकार भी करते थे। और ये
जिस कहानी को अभी मैंने कंप्लीट किया, पीपल पानी टाइगर, एक उसी का उदाहरण है। कहीं ये मैन ईटर नहीं था, कहीं से लेना देना नहीं था। इसके अलावा भी 1946 में भारत छोड़ने के ठीक एक साल पहले शिकार तो उन्होंने 1938 में छोड़ दिया था, ठाक मैन ईटर के बाद। पीपल पानी उसके पहले का है, लेकिन 1946 में भी उन्होंने एक टाइगर मारा था। तो वो दूसरे कोई भी जानवर तो मारते ही थे, टाइगर भी मारते थे, जिसका कि जिक्र 1946 वाले टाइगर का किसी बुक में जिक्र नहीं है। कैटल लिफ्टर वो गांव वालों के पशु मार रहा था, इसलिए उन्होंने मार दिया था, और दूसरा उनको लग रहा था कि उनकी बहन मागी के लिए वो खतरा बन जाएगा। तो ये एक काला अध्याय है, तो इसका भी जिक्र करना जरूरी था। अच्छी बातों का भी जिक्र अपनी जगह है, बुरी बातों का भी। यानी वो शिकारी थे, आखिर तक शिकारी रहे थे, बीच में वो कंजर्वेशन के भी उपाय करने लगे थे। ये सही है कि बहुत सारे उन्होंने उपाय किए सुधार के, लेकिन साथ में अपने शौक को, ट्रॉफी हंटिंग को कंटिन्यू किए हुए थे। जितनी भी खाल थी, जितने भी मैन ईटर मारते थे या ये पीपल पानी टाइगर को मारा, उनकी खाल को वो अपने साथ रखते थे। जब वो इंडिया छोड़कर केन्या गए तो अपनी बंदूकें यहाँ छोड़ गए थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि वो वापस लौटेंगे। बंदूकें उन्होंने गरनी हाउस में दबा दी थी। मोती सिंह या शेर सिंह को मालूम था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन खाल सारी ले गए थे, जितनी स्किन थी ले गए थे। उसमें बहुत सारी स्किन उन्होंने बेची थी, ऑक्शन की थी। उसमें से 10,000 रुपये उन्होंने ब्लाइंड स्कूल इंडिया के अंदर डोनेट किया था। कितने की बिकी थी इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और बहुत सारी स्किन उन्होंने विल में, अपनी जो विल लिखी थी उसमें किसी ना किसी के नाम पे की थी अलग अलग, जिसमें से बैचलर ऑफ पवलगढ़ की स्किन उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जिसने कि उनकी बुक्स छापी थी, उसके प्रेसिडेंट के नाम की थी। और जब वो लेने के लिए आए थे उनकी कॉर्बेट साहब की डेथ के बाद, तो उनकी बहन मागी ने कहा था कि वो स्किन सही नहीं है, आप ठाक मैन ईटर की स्किन ले लो। ठाक मैन ईटर की कहानी इस कहानी के बाद आएगी। तो उन्होंने ले ली थी, उनको तो टाइगर की स्किन से मतलब था, क्योंकि मागी को स्किन बहुत प्यारी थी बैचलर ऑफ पवलगढ़ की, क्योंकि मागी ने ही, लोग बताते हैं कि मागी ने ही बोला था कॉर्बेट को कि इसको मारो, ये स्किन मुझे चाहिए। तो विल के बावजूद उन्होंने नहीं दिया था। हालांकि मेरे पास बुक्स हैं कॉर्बेट के बारे में कई सारी, जिसमें डीसी काला भी है। ये सारी बातें बड़े डिटेल में लिखी हुई हैं कि वो बड़े ही संभाल के रखते थे स्किन को। स्किन ख़राब नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि वो अफेक्शन था उस बैचलर ऑफ पवलगढ़ से, तो उन्होंने नहीं दी थी। तो कुल मिला के जब मैं तारीफ़ें भी करता हूँ सब, तो ये अगर अभी पढ़ा मेरे सामने बात आई तो इस बात को पॉइंट आउट करना भी मेरा फ़र्ज़ था, जो कि मैंने किया। हालांकि हर इंसान के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, कोई भी भगवान नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी होती है, तो वो कमी तो थी। चलिए, ये कहानी एंड हुई। अगली कहानी ठाक मैन ईटर में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।